नमस्कार। साहित्य अकादमी की नारी चेतना कार्यक्रम में आज हमारे बीच में मनीषा कुलश्रेष्ठ, आरती और देवयानी जी हैं। आप तीनों ही लोग हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। मनीषा जी दोनों विधाओं में लिखती हैं। वे कहानियां भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। देवयानी खुद बहुत अच्छी कवयित्री और शिक्षाविद हैं, पत्रकारिता से जुड़ी रही हैं। आरती जी कवयित्री हैं और संपादन और पत्रकारिता से जुड़ी रही हैं। मैं तीनों ही रचनाकारों का साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं संक्षेप में सभी रचनाकारों का आपसे परिचय करवा देता हूं। मनीषा कुलश्रेष्ठ हिंदी कथा साहित्य में प्रतिष्ठित नाम है। इनका जन्म और शिक्षा दीक्षा राजस्थान में हुई। इनके 5 उपन्यास और 7 कहानी संग्रह छप चुके हैं और काफी चर्चा में रहे हैं। पिछले बरस आया मल्लिका उपन्यास बहुचर्चित रहा है। इसके अतिरिक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा पर और बिरजू महाराज पर आपकी कथेतर पुस्तकें भी आ चुकी हैं। आपकी कृतियों के कुछ विदेशी और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। मनीषा जी बिहारी सम्मान, वनमाली कथा सम्मान सहित कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजी जा चुकी हैं। रजा फेलोशिप और सीनियर फेलोशिप के तहत आपने कई महत्वपूर्ण कार्य कर चुकी हैं। मनीषा आजकल जयपुर में रह रही हैं और अपने अगले उपन्यास सोफिया पर काम कर रही हैं। देवयानी कवित्री और शिक्षाविद हैं और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं तथा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों के साथ पाठ्य पुस्तक निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षणों और सामग्री निर्माण के कार्यों से जुड़ी रही हैं। वर्तमान में फ्यूमना पीपुल इंडिया दिल्ली में वरिष्ठ सामग्री निर्माण विशेषज्ञ के तौर पर आप काम कर रही हैं। राजस्थान पत्रिका में लगभग 10 वर्षों तक आपने पत्रकारिता की और दैनिक भास्कर अखबार में रहते हुए सिनेमा और सामाजिक मुद्दों पर आप लिखती रहीं। विकास की असमानता और विस्थापन विषय पर आपने अध्ययन। एक कविता संग्रह इच्छा नदी के पुल पर प्रकाशित हो चुका है, जिसे मेजर देवजोत कौर चावला सम्मान से सम्मानित किया गया है। देवयानी की कविताएं समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और ब्लॉग्स पर प्रकाशित होती रही हैं। वर्ष 2016 में राजस्थान पत्रिका कविता पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया था। आरती प्रख्यात कवित्री, संपादक और मीडिया कर्मी है। मीडिया में 10 साल तक आप सक्रिय रहीं। पिछले 8 साल से समय के साथ की जो हिंदी की बहुचर्चित पत्रिका है, उसके संपादन से आप संबद्ध हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की पत्रिका मीडिया मीमांसा और मीडिया नवचिंतन का आपने कई अंकों का संपादन किया है। आपका मायालोक से बाहर कविता संग्रह बहुत चर्चित रहा। आपने नरेश सक्सेना का व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तक का संपादन किया है। आप रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के बृहद कथा कोश कथादेश के संपादन से संबद्ध रही हैं। हम तीनों ही रचनाकारों का साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अब मैं रचना पाठ का ये सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ और मैं सबसे पहले देवयानी जी को आमंत्रित करूंगा कि वे अपनी रचनाओं का पाठ करें। अ, नमस्ते। साहित्य अकादमी के इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए आपका बहुत आभार। शुक्रिया अनुपम। कुछ कविताएं मैं आज इस कार्यक्रम में आपके साथ पढ़ूंगी। इधर मैंने कुछ रिश्तों को लेके कुछ कविताएं लिखी हैं। उन्हीं में से कुछ कविताएं मैं आज आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। ये पहली कविता है, इसका शीर्षक है पत्नियां। एक दिन उन्हें मिल जाती है तुम्हारी कमीज में जनाना इत्र की खुशबू। एक दिन उन्हें मिल जाती है तुम्हारी कमीज में जनाना इत्र की खुशबू। तुम्हारी आंख में कामना के लाल डोरे, तुम्हारी नींद में किसी और के नाम की पुकार। वे धीरे से निकाल लेती हैं तुम्हारे गाल के नीचे से अपना हाथ। वे धीरे से निकाल लेती हैं तुम्हारे गाल के नीचे से अपना हाथ। वे नींद में भी अपना दुपट्टा संभाल लेती हैं। एक भरे पूरे घर की मालकिन अचानक बेघर हो जाती है। एक भरे पूरे घर की मालकिन अचानक बेघर हो जाती है। दुनिया की नजर में सौभाग्यवती तुम्हारे बिस्तर पर बेवासा जीवन बिताती है। तुम कहाँ ठहरते हो एक जगह, तुम कहाँ ठहरते हो एक जगह। कहीं कोई अकेलापन, कहीं कोई महत्वाकांक्षा, कहीं महज प्रेम के लिए भटकी कोई उल्का तुम्हारी प्रतीक्षा में है। पत्नियां चाहती तो हैं एक अंगड़ाई में झटक देना तुम्हारा साम्राज्य।
पत्नियां चाहती तो हैं एक अंगड़ाई में झटक देना तुम्हारा साम्राज्य, लेकिन तुम ही नहीं रहे भरोसे के काबिल। इस मझधार में कौन सी कश्ती ले जाएगी पार, किस पर करें भरोसा। वे रिश्तों के खंडहर पर गुलाबी साड़ी में इतराती हैं, हर स्त्री को देखती है संदेह की नजर से, सारे मर्द उन्हें लंपट नजर आते। वे रिश्तों के खंडहर पर गुलाबी साड़ी में इतराती हैं, हर स्त्री को देखती है संदेह की नजर से, सारे मर्द उन्हें लंपट नजर आते हैं। इसी श्रृंखला में दूसरी कविता है पति। जैसे जैसे उतरता है तुम्हारी हथेलियों से हिना का रंग, फीकी पड़ने लगती है तुम्हारी देह गंध, तुम्हारा सुरूर उतरने लगता है। जैसे जैसे उतरता है तुम्हारी हथेलियों से हिना का रंग, फीकी पड़ने लगती है तुम्हारी देह गंध, तुम्हारा सुरूर उतरने लगता है। तुम्हारी बनाई दाल में हींग का बघार अब उसे उत्तेजित नहीं करता, तुम्हारे हाथ के नर्म फुलकों में नमक का स्वाद नहीं आता। उसे कैद लगने लगती है रोजाना सांझ ढले घर लौट आने की बंदिश, तुम्हारे सुरमा बिंदी तुम्हारी नजर की कटार अब नहीं लगते कलेजे में थक से। ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्यार नहीं करता, अब वह तुम हो तो घर है, उसे लौटने पर चाहिए लजीज खाना नरम बिस्तर, लेकिन तुम जो हो सिर्फ इतनी भर नहीं हो। लेकिन तुम जो हो सिर्फ इतनी भर नहीं हो। यदि तुमने खोल दी अरमानों की गठरी तो दो चाबियां बनानी पड़ेंगी घर की, कभी उसे भी लौटना पड़ सकता है सूने घर में। घर तो तुम्हारे होने से है, घर तो तुम्हारे होने से है, इन सूनी दीवारों में अपने होने से जान फूंकती तुम, उसे ग्लानि बोझ से भरती जाती हो। वह अक्सर गालिब को याद करता है, काबा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र। वह अक्सर गालिब को याद करता है, काबा मुझे खींचे है जो रोके है मुझे कुफ्र। कितनी बार कुफ्र के बाद तुम्हारे कांधे पर सिर टिकाता है, अक्सर काबे में बहुत देर तक उसका मन नहीं लगता है, अक्सर काबे में बहुत देर तक उसका मन नहीं लगता। और ये तीसरी कविता है तुम्हारी सीता। उन्होंने देह को मंदिर की तरह सजाया, तुम्हें उस मंदिर में इकलौती मूरत की तरह बिठाया। उन्होंने देह को मंदिर की तरह सजाया, तुम्हें उस मंदिर में इकलौती मूरत की तरह बिठाया। वे सत्यनारायण की कथा बांचती रही, रामचरितमानस पढ़ इतराती रही, शूर्पणखा की कटी नाक। उनका हरण नहीं किया रावण ने, तुम्हारा घर ही बन गया उनकी अशोक वाटिका। उनका हरण नहीं किया रावण ने, तुम्हारा घर ही बन गया उनकी अशोक वाटिका। तुम्हारा इंतजार करते हुए सोचती, एक तिनके की आड़ का मान रखने वाला रावण क्यों कहलाया राक्षस। तुम्हारा देवत्व क्यों नहीं डगमगाया एक स्त्री पर उठाकर शस्त्र। अब जबकि तुम नहीं हो देवासुर संग्राम में संलग्न, बीतता क्यों नहीं दिन, इतनी लंबी क्यों होती है रात। एक दिन उन्हें संसार की तमाम स्त्रियां शूर्पणखाएं लगने लगेंगी। एक दिन उन्हें संसार की तमाम स्त्रियां शूर्पणखाएं लगने लगेंगी, राम और रावण का चेहरा हो जाएगा गट्टमट। एक दिन तुम्हारा इंतजार द्वार पर भिक्षुक के इंतजार में बदल जाएगा, वे खुद चली जाएंगी चित्रकूट में देख कोई मनोहारी पुरुष। तुम्हारी लक्ष्मण रेखाएं तुम्हारी वानर सेनाएं उन्हें रोक नहीं पाएंगी। तुम्हारी लक्ष्मण रेखाएं तुम्हारी वानर सेनाएं उन्हें रोक नहीं पाएंगी। तो अनुपम, यदि जगह समय हो तो एक और कविता सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है मम्मियां। वे कभी कमसिन युवतियां थी, वे कभी कमसिन युवतियां थी, उनकी आंखों में मामूली सपने थे, सपनों में उनके घर थे, दफ्तर भी थे, प्रेमी पति और सहकर्मी थे। वे अपने हिस्से का श्रम सम्मान और प्रेम चाहती, वे अपने हिस्से का श्रम सम्मान और प्रेम चाहती थी। उन्होंने बचपन से सीखा था छोटे कदम भरना, कम बोलना, ऊंचे ख्वाब नहीं पालना। वे ख्वाब जितने छोटे देखती, दुनिया उससे भी छोटी पड़ जाती थी। फिर उन्हें लगा प्रेम ने दस्तक दी, फिर उन्हें लगा प्रेम ने दस्तक दी है। वे समंदर की लहरों पर अटखेलियां करती, खास के मैदानों में खिलखिलाती दौड़ लगाती, लेकिन प्रेम गली तो होती ही संकरी है। लेकिन
प्रेम गली तो होती ही संकरी है, उनके पांवों के नीचे जमीन खींचती गई, उनके घर तक आते आते रास्ते संकरी पगडंडियों में बदलते गए। एक दिन उनकी गोद मेवों से भर दी गई। एक दिन उनकी गोद मेवों से भर दी गई, उनके भारी कदमों की आहट से कुछ दिन आंगन में उम्मीदों का इंतजार रहा। 7वें महीने में कुआं पूजा गया और छठी के दिन सूर्य पूजन कर किया गया घर का शुद्धिकरण। कोख अपवित्र थी, कोख से गिरा रक्त अपवित्र था, पवित्र था बीज, पवित्र उसकी संतति। देह अपवित्र थी, दूध पवित्र। गोद उनकी थी, वंश किसी और का, पसीना उनका था, खून किसी और का, मेहनत उनकी थी, नाम किसी और का। इस तरह वे मम्मियां कहलाई। नैपी, बोतल, स्कूल बैग, होमवर्क, यह सब उनके जीवन में लौट आया था। चली गई थी रात की नींद, चला गया था दिन का आराम। कुछ दोस्त दूर हुए, कुछ सहकर्मी छूट गए। वे मातृत्व में आह्लादित थी, रमी थी, मशगूल थी, पुरसुकून थी। धीरे धीरे वे भूल गईं उनका भी कोई नाम था। धीरे धीरे वे भूल गईं उनके भी कुछ ख्वाब थे। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था, उनके बाल तेजी से पक रहे थे, देह जल्दी थकने लगी। वे अपने बारे में कम सोचती थीं, वे बच्चों में व्यस्त थीं और बच्चे व्यस्त होने के लिए अपना संसार खोज रहे थे। वे अपने बारे में कम सोचती थीं, वे बच्चों में व्यस्त थी और बच्चे व्यस्त होने के लिए अपना संसार खोज रहे थे। वे बढ़ रहे थे, गढ़ रहे थे नए ख्वाब, पंख तोल रहे थे, आसमान नाप रहे थे। मम्मियां बेमकसद पलट रही थी पुराने एल्बम। वाह, मम्मियां बेमकसद पलट रही थी पुराने एल्बम। बहुत बहुत शुक्रिया देवयानी। और अब मैं मनीषा जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी कहानी प्रस्तुत करने के लिए। आभार अनुपम। और मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप शुरू करें। हाँ, तो साहित्य अकादमी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ तुम्हारा बिल्कुल निजी तौर पे कि आज हम सब इकट्ठे हुए। मैं देवयानी से इतने दिनों बाद मिली और इतनी सुंदर कविताएं हमने सुनी। तो मैं अपनी कहानी पढ़ूंगी, कोशिश करूंगी कि इसे एडिट करके 10 मिनट के अंदर खत्म करूं। 1-2 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। प्लीज। तो मेरी ये कहानी बहुत पहले लिखी हुई कहानी है और जैसा कि देवयानी की कविताओं का सुर था, वैसी ही इस कहानी का भी एक उसमें से भी वही आवाज निकलती है। इसका शीर्षक है केयर ऑफ स्वाद घाटी। केयर ऑफ स्वाद घाटी। मैं शुरू करती हूँ कहानी पढ़ना। शुरू करें। यह मेरी अस्मिता का प्रश्न है, विद्वता का अभिमान नहीं मुझे। ज्ञान पर विश्वास अवश्य है। सब कहें तो कहें कि वाचक्नु के ऋषिकुल में किसी स्त्री ने शास्त्रार्थ में भाग नहीं लिया, फिर भी वो याज्ञवल्क्य जैसे महान ज्ञानी के समक्ष, समूचे राज दरबार के समक्ष, राजा जनक के ब्रह्म यज्ञ में मैं ब्राह्मणत्व और आत्मा को लेकर कुछ प्रश्न उठाने का दुस्साहस करने जा रही हूँ। तुम मुझे रोको मत प्रिय। मेरे पिता ऋषि वाचक्नु और मेरे बाल सखा तुम्ही ने तो मुझे तर्क का सामर्थ्य दिया है कि मैं तुम दोनों के बीच बैठकर सहजता से शास्त्रार्थ कर सकूं। मैं तुम्हारी वाग्दत्ता अवश्य हूँ, मगर हूं तो एक स्वतंत्र इकाई, और इस चराचर विश्व में विद्वत जनों के प्रतिपादित नियमों के विपरीत सोचने और प्रश्न करने, खंडन करने का तर्क मैंने तुम्ही लोगों से अर्जित किया है। तो क्यों नहीं अब याज्ञवल्क्य के समक्ष मैं शास्त्रार्थ करूं? ऐसा दुर्लभ अवसर में क्यों खो दूं? नहीं नहीं, तुम नहीं रोक सकते मुझे। तुम्हें मेरी मर्यादा की चिंता है ना कि हजारों पुरुषों के समक्ष नेत्र और मस्तक उठाकर मैं प्रश्न उठाऊंगी। तो लो, मैंने डाल लिया दुशाला अपनी यौवन पुष्ट देह पर। कहो तो मैं सुंदर मुख पर भी हवन कुंड की राख मल लूं और कुरूप कर लूं। यह जान लो कि तुम और पिता उनसे भी कह दो कि मेरी यह देह मेरे ज्ञान और प्रतिभा की कारा नहीं बन सकती। मैंने कहा ना, यह मेरी देह किसी की कारा नहीं है। तालियों की गड़गड़ाहट से थिएटर हॉल गूंज उठा। सुगंधा हल्के हल्के हांफते हुए ग्रीन रूम में चली गई। सभी उसको फुसफुसाकर बधाई देने लगे। क्या बात है सुगंधा, पहली बार में ही झंडे गाड़ती है। और गार्गी बनी सुगंधा ने एक नजर शीशे पे डाली। विद्रोहिणी विदुषी ऋषि कन्या के वेश में
उसने अपनी देह को लंबवत देखा। वह हल्का हल्का कांप जरूर रही थी, मगर मंच पर बोले संवादों का ओज अब भी उसकी देह से उत्सर्जित हो रहा था। राजा जनक के 9 रत्नों में से एक रत्न गार्गी, शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए उत्सुक गार्गी। मगर सुगंधा, कौन है सुगंधा? सुगंधा से अपनी पहचान की डोर छूटने लगी। उसने रंगीन दुशाला बदला और सफेद दुशाला सीने और कंधों पर लपेट लिया। जंघा तक लहराते हुए खुले बाल खींचकर पीछे जूड़े में बांध लिए और चौड़े सांवले माथे पर पीले वाटर कलर से मेकअप आर्टिस्ट निधि ने चंदन का त्रिपुंड रच दिया। वह अपनी बारी आने तक बाकी के संवाद फुसफुसाकर दोहराने लगी। भूत, भविष्य और वर्तमान क्या है? ये काल क्या है और किस पर बुना गया है इस काल का ताना बाना, और इसे बुने जाने की पुनरावृत्तियां किसमें ओतप्रोत हैं? महात्मन, ये बताएं कि स्वर्ग के ऊपर क्या है और धरती के नीचे क्या है, और इन दोनों के बीच क्या है, और ये ब्रह्मलोक क्या है, और इसे रचा गया तो ये कब विकसित हुआ, और ये कहें कि समूचे चराचर विश्व और अंतरिक्ष में स्त्री का स्थान क्या है। गार्गी, इतने प्रश्न मत कर कि तेरा सर ही फट जाए। याज्ञवल्क्य बना अनुज अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और उसे लाल आंखों से घूरने लगा। वह डायलॉग भूलने को थी, मगर उसने मन से 2 पंक्तियां बनाई और फिर बोल पड़ी। क्षमा करें महाराज जनक, मेरा उद्देश्य मेरे प्रश्न व्यर्थ नहीं है। सुगंधा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से राजा जनक के सिंहासन की ओर देखा। महात्मन याज्ञवल्क्य, आप तो मुझे क्षमा करें। जैसे वेदेह या काशी के किसी योद्धा के किशोर पुत्र अपनी ढीली डोर वाली धनुष पर भी बाण चढ़ाकर युद्ध के लिए किसी को भी ललकार लेते हैं, इन प्रश्नों के पीछे वैसा ही बाल सुलभ साहस समझ लें, मगर उत्तर अवश्य दें। आपके पास इन प्रश्नों के सटीक उत्तर हैं। देखिए ना, ये सहस्त्र कामधेनुएं बड़ी बड़ी आंखों में प्रतीक्षा लिए आपके आश्रम के पवित्र वातावरण में हाके जाने को उत्सुक हैं। कहकर ऋचिवाचकनु की पुत्री गार्गी शांत हो गई और अपने आसन से उठकर एक गाय के भोले मुख को सहलाने लगी। तभी याज्ञवल्क्य का स्वर गूंजा, तो फिर सुन लो गार्गी, ध्यान से सुन। गार्गी बनी सुगंधा ने पता नहीं कुछ सुना या नहीं, न जाने कब नाटक खत्म हुआ उसे पता नहीं चला। वह तो मंच सज्जा, अभिनय, पर्दों के गिरते उड़ते क्रम, प्रकाश, संगीत के महीन जाल के बीच सुन्न खड़ी थी। तालियां उसे बार बार वर्तमान में लाती और उसके सेल फोन पर श्यामल का संदेश जगमग कर रहा था। शानदार, तुम पर गर्व है गार्गी। मेकअप उतारते हुए उसका ध्यान चेहरे की बाईं तरफ गया। बाईं तरफ आंख के नीचे एक खरोंच थी और उसके चारों तरफ एक काला जामुनी निशान बन चुका था। उसका शरीर ढीला हो गया। वह ओज जाता रहा, बेचारगी घर करती रही। गर्व से भरी आंखों में पानी भर आया। वह खुद को घसीटते हुए कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। बाहर आई तो उसे उसके सह कलाकारों ने घेर लिया। क्या बात है सुगंधा, श्यामल को देखा होता वो किस कदर गर्व से झूम रहे थे, और कोई उनसे कह रहा था कि वेदों का युग जीवंत हो गया और दर्शकों को अपनी दुनिया में लौटने में वक्त लगा। सच्ची? हाँ, चलो सफल रहा पहला ही शो, कल अखबार भरे होंगे। अरे भैया, अब गए वो जमाने जब नाटकों की सफलता अखबार में स्थान पाती थी। सबका बाहर निकलकर नेरूलाज में डिनर करने का प्लान पहले से तय था। श्यामल अपने मेहमानों के साथ व्यस्त थे, मगर सुगंधा ने चुपचाप अपना बैग उठाया और निकल पड़ी। ये क्या यार, नहीं हो पाएगा अनुज। छोटा वाला शाम के बाद मेरे बिना नहीं रहता, फिर मेरे पति भी आज बहुत व्यस्त हैं। तुम लोग कभी घर आओ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। बाय, गुड नाइट। सुनो निधि, श्यामल को कहना मैं जल्दी ही कल फोन पे बात करूंगी। थिएटर के गलियारों से निकलकर वह बाहर आ गई। श्रीराम सेंटर के खुले लॉन में आकर उसने गहरी सांस ली, बालों में क्लचर बांधा और 2 सीढ़ी उतरकर बस के इंतजार में बाईं तरफ बने एक टिन शेड में खड़ी हो गई। मौसम तो सुबह ही से मुंह बना रहा था और अब बारिश भी शुरू हो गई थी। क्या उसे ही लेकर थी वो तालियां, प्रशंसा में बजती तालियां, या मजाक उड़ाती थी वो तालियां? उसका ध्यान चेहरे की सूजन पर चला गया। बहुत दिनों से देख रहा हूं, घर से खूंटा छुड़ा कर भागने लगी हो।
बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देती। मान्या का रिपोर्ट कार्ड देखा, उसकी पोजीशन खराब हो रही है। जानते हो ना तुम कि चिकन पॉक्स हुए थे? हाँ, तब भी तुम घर में कहाँ बैठी? बहस शुरू मत करो। बहस की बात ही नहीं, बहस की तुम्हें गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। बंद करो ये सब थिएटर वेटर और घर में बैठो। विनय, आज मूड मत दिखाना, आज मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस है। देखो, नन्नू को बुखार है, मुझे देर रात हो जाएगी और आज तुम कहीं नहीं जा रही हो। मान्या है ना, और मैंने उसे क्रोसिन सिरप दे दिया है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नहीं प्लीज, नाटक की घोषणा हो चुकी है, टिकट बिक चुके हैं और मेरा लीडिंग रोल है। विनय प्लीज। अच्छा, साले बहुत घंटों बाहर डोलने का बहाना ढूंढ लिया है तुमने। तो क्या करूं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं भी तो कुछ करूं ना। और घर में बच्चे अकेले ना छूटे, इसलिए मैंने सारी रिहर्सल घर में की थी। ठीक है, वो उस दिन की बात थी, कहीं नहीं जा रही हो। अच्छा तुम भी चलो। हिस्ट, बीवी की नौटंकी देखने चलूं? वह घने तिरस्कार के साथ बोला, आज मेरा डिनर नहीं बनेगा, मैं एक क्लाइंट के साथ डिनर करूंगा। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ चलती। क्यों? अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जवान बीवी साथ चले तो। वह ये बोल भी नहीं पाई थी कि उसका एक चांटा उसके गाल पर पड़ गया। सीख, मैं बकवास कर रही हूँ, नौटंकी और थिएटर में तो फर्क समझ लो, फिर हाथ उठाना। सीख ली, मेरी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में तेरे नौटंकी बाज यार यहाँ पे मजमा लगाए रहते हैं, और वो तेरी फेमिनिस्ट फ्रेंड अनामा। तू मत करना ये कोशिश, वरना इसी झंडे का डंडा। छी, तुमसे मुंह लगना बेकार है। बेटी के सामने भी तुम अपना गंदा मुंह खोलने से बाज नहीं आओगे। मैं जा रही हूँ। तू कहीं नहीं जा रही है, कहकर उसने बिस्तर पे उसे धक्का दे दिया। तू भी रोक के देख ले, मैं तो जाऊंगी। उसने तमतमाकर चेहरे पे घूंसा मार दिया और अनामिका में पहनी शादी की अंगूठी की एक खरोंच आंख के पास उभर आई। तुरंत सूजन आ गई। वह चेहरा सहलाती हुई तेजी से फ्लैट से उतर आई और गेट के बाहर आकर खड़ी हो गई। वह खिड़की में से चिल्लाया, बहुत अकड़ के जा रही है ना, घर लौट कर मत आना, जरूरत मत करना। टैक्सी वाला रुका, वह पीछे से आती आवाज उपेक्षित करके टैक्सी में चढ़ गई। थिएटर पहुंची तो बहुत वक्त बाकी था। लड़ाई नहीं हुई होती तो बच्चों को कुछ खिला कर आती। हड़बड़ाहट में सब छूट गया। यूं तो नौकरानी आएगी, खाना भी बनेगा, पर बच्चे बेमन से खाएंगे। सच पूछो तो एक नाटक सचमुच की बहुत तैयारी मांगता है, बहुत सा श्रम। पर्दे के पीछे का काम कम नहीं होता। सुगंधा मंच की सज्जा देखकर हैरान थी। वहां पर गायें रखी हुई थी, वहां पर नवग्रह चलायमान थे मंच के पीछे से। लेकिन उसके मन में शाम की क्लेश का प्रभाव धीरे धीरे फीका हुआ। श्यामल की गंभीरता के पीछे इतना बड़ा कलाकार जाने कहाँ छिपा रहता है। श्यामल, जिसे वह 8 महीने ही पहले मिली थी बड़े भाई अनुराग के साथ, वो दोनों कॉलेज के मित्र हैं। एक दिन जाने किन बहके हुए फुर्सतिया क्षणों में श्यामल ने फोन किया, क्या तुम मेरे एक नाटक में रोल कर सकती हो? मैं क्या रोल कर सकूंगी, पर्दा गिराने या उठाने का? नहीं नहीं, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है वैसे? एमएससी बॉटनी। मार डाला। क्यों, कलाओं से कोई वास्ता है? ना। नाटक पढ़े हैं? नहीं, देखे हैं। गार्गी के बारे में सुना है? कौन गार्गी? एक पौराणिक पात्र है। हाँ, शायद कभी स्कूल में किसी संस्कृत की किताब में पढ़ा हो, याद नहीं है अब। नेट पर देखना और रिसर्च करके मुझे बताना। तुम मेरे साथ स्क्रिप्ट पे काम कर रही हो। स्क्रिप्ट पे काम करने में 2 महीने जाने कहाँ उड़नछू हो गए। बहुत कुछ सीखा उसने श्यामल से। इस नाटक में गहरी रुचि जाग उठी। अब मैं थोड़ा एडिट कर रही हूँ क्योंकि ज्यादा समय हो जाएगा। तो श्यामल के साथ में उसको किसी तरह से गार्गी का रोल करना पड़ा, क्योंकि उसकी श्यामल की पत्नी ने मना कर दिया, वो कहीं व्यस्त थी। तो उसको वो रोल मिला तो वो जुट गई। दूध उफन रहा है, सुगंधा रट रही है डायलॉग। याज्ञवल्क्य बताओ तो जल के बारे में क्या कहा जाता है, उसमें हर पदार्थ घुल मिल जाता है, तो ये जल आखिर किस में जाके मिलता है? अच्छा आत्मन, ये बताइए सच्चा ब्राह्मणत्व तो क्या है? क्या उस ब्राह्मणत्व में किसी स्त्री की जगह है? साबुन के झाग से ढकी हुई देह को शीशे में देखती हुई वह डायलॉग बोलती जाती थी। लो मैंने डाल लिया दुशाला अपनी यौवन पुष्ट देह पर, कहो तो इस सुंदर मुख पर भी हवन कुंड की राख मल लूं। वह मानो सपनों की किसी आसमानी दुनिया में घूम रही थी।
मगर फिर जल्दी ही समय आ गया जमीन छूने का। जब वो सुबह थिएटर पहुंची तो श्यामल ने उसका स्वागत किया। आ गई मेरी विदुषी गार्गी, राजा जनक के 9 रत्नों में से एक रत्न, वाचक्नु ऋषि की पुत्री। वैसे श्यामल, मुझे शक है, बोलो ना, मंच पे जाने से पहले सारे शक दूर कर लो। यही कि गार्गी का कोई मंगेतर था भी। उसका बाल सखा ऋषि वाचक्नु का शिष्य, जिसे आपत्ति थी कि गार्गी आध्यात्म सभा में न जाए और याज्ञवल्क्य से सवाल न करे। आपने स्क्रिप्ट में ये मिथक बुना है, यह सच है? क्योंकि गार्गी तो सदा की बाल ब्रह्मचारिणी थी और बाद में उसने अविवाहित रहने का प्रण लिया था। मिथकों की कल्पना नाटक को जो पूर्णता और सार्थकता दे वही सच है। मुझे लगता है कि सुंदर और युग प्रवर्तक गार्गी को प्रेमी या मित्र विहीन बनाकर बृहदारण्यक उपनिषद में जाति की गई है। उस युग की स्त्री टाइम और स्पेस को लेकर सवाल कर रही है तो बड़ी बात है। वही सवाल जिसके अंत में उसने उत्तर चाहे थे कि स्पेस और टाइम के बाहर क्या है, तो जिसका उत्तर गोल मोल दे दी। मुझे आज तक समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों? वही कि कोई अविनाशी तत्व, सब ऑल रबिश। समझती नहीं, प्रश्नों के उत्तर की जगह गार्गी को धमकी देने वाले याज्ञवल्क्य को निरुत्तर छोड़कर पुरुष जाति की हिटी करानी थी क्या, जबकि वे उत्तर विहीन हो चुके थे, मगर हो सकता है कि क्षेपक की तरह आगे जोड़ा हो। हाँ, ये तो है, अपनी परंपरा की विरासत इतनी समृद्ध है, मगर हमारे पास तथ्यों के मामले में दरिद्रता ही दरिद्रता है, और ये दरिद्रता कभी कभी बहुत विवश करती है। सुगंधा चकित होकर श्यामल की पीड़ा को देखने लगी तो वो संभला। खैर, डायलॉग अच्छे से बोलना और जहां जहां भूलोगी वहां प्रॉम्प्टर से मदद मिल जाएगी। मुझे डराइए मत। हाँ, लेकिन एक्सप्रेशन शार्प और ड्रामेटिक रखना, क्योंकि नाटक पौराणिक है। कॉस्ट्यूम पौराणिक किस्म का था, कंचुकी नुमा ब्लाउज, नाभि दर्शना साड़ी, और दुशाले ने जरा राहत दी। श्यामल कॉस्ट्यूम को लेकर बहुत सजग रहते हैं। वह बाल काढ़ ही रही थी कि श्यामल ग्रीन रूम में आई। निशी, सुगंधा के बाल खुले रहेंगे पहले दृश्य में और दूसरे दृश्य में बंध जाएंगे। श्यामल कुछ कहते हुए सुगंधा की तरफ बढ़े। सुगंधा, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? कल तक तो ये निशान नहीं था, इतनी गहरी खरोंच और ये नीला निशान। बाथरूम में फिसल गई थी, नल से लग गई थी, उसने लगभग बुदबुदाते हुए कहा। श्यामल अविश्वास से उसको देखता रहा। उसकी अनुभवी आंखें बोल रही थी। 15 बरस हुए होंगे मुझे थिएटर करते हुए। तुम लोगों के पास अब बहाने भी खत्म हो गए हैं। मेरे नाटकों की गार्गियों, आम्रपालियों, बसंत सेनाओं, वासव दत्ताओं, देवयानियों, शर्मिष्ठाओं, तुम यूं ही अपने चेहरों पे अपनों के विरोध के हिंसक निशान लेकर थिएटर आती रही हो। बहाने भी अमूमन यही सब बनाती हो। बाथरूम में गिर गई थी, बच्चों के खिलौनों से लग गई। ये तुम पहली तो नहीं हो सुगंधा। प्रत्यक्षतः वह इतना ही बोला, कोई बात नहीं, जाकर कंसीलर लगा लो। श्यामल ने उसे शर्मिंदा छोड़ दिया। उसे लगा कि वो अपने सारे डायलॉग भूल जाएगी। उसने उसके चेहरे पर लगा हुआ निशान देख लिया था। लेकिन नाटक सफल हुआ। वो बाहर आके बस स्टैंड पे, टैक्सी स्टैंड पे खड़ी थी। बस आने में देर लग गई थी। शेड में खड़े लोग एक एक करके टैक्सियां पकड़ रहे थे। वह भी एक टैक्सी की तरफ बढ़ी। टैक्सी वाले ने पूछा, कहाँ जाना है मैडम? डोंट कम बैक होम। इस जरूरत के साथ घर लौटने की जरूरत नहीं है। उसके कानों में खिड़की से उछलकर किसी पत्थर की तरह पीठ पर पड़ी आवाज गूंजी, मैडम, बारिश तेज हो रही है, कहाँ जाना है? कहाँ? वह सब कुछ भूल गई। गुरुकुल या वैदेह के दरबार से बाहर आओ गार्गी। मंच और थिएटर के बाहर तुम्हारा एक घर है। वहां बच्चे हैं, विनय है। विनय डिनर पर बाहर गया होगा। बच्चों ने नौकरानी के हाथ से पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं। मान्या का होमवर्क अधूरा होगा और नन्नू को तो बुखार है। इडियट, तुम ये सब कैसे भूल सकती हो? मैडम, किधर जाना है? घर भैया, ऑफ कोर्स घर ही। घर किधर, कोई पता है? हाँ है ना। सुगंधा टैक्सी में घुसते हुए बोली। ड्राइवर ने टैक्सी बढ़ा दी। उसने सीट से सिर टिका लिया। शीशे के बाहर की तेज होती बारिश धीरे धीरे आंखों में होने लगी। उसने आंखें बंद की तो 2 बूंदें पलक की कोरों पर आकर उलझ गईं। टपकने से पहले उसने उन्हें रुमाल में सोख लिया। मेरा पता क्या पूछते हो? मैं तो प्रज्ञा और गर्भाशय के बीच उल्टी लटकी हूँ। वाह, क्या डायलॉग है, कहीं पढ़ा था। प्रज्ञा आसमान छूना चाहती है और गर्भाशय
धरती में जड़ें धंसाए रहता है। इस विचार ने उसके अवचेतन को गहरे धंसा दिया और जाने क्या क्या मन में उमड़ने लगा। हाँ पता है, मेरा भी एक पता है, तुम सुनो और सब सुन ले। सुगंधा बहुत धीमे होठों में बुदबुदा रही थी। मैं गार्गी, केयर ऑफ याज्ञवल्क्य। मैं दुष्चरित्र अहिल्या, केयर ऑफ गौतम ऋषि। मैं भंवरी देवी, मैं रूप कंवर, केयर ऑफ लोक पंचायत, केयर ऑफ ऑनर किलिंग, केयर ऑफ चैस्टिटी बेल्ट। मैं नाजनीन फरहीदी हूँ, केयर ऑफ तेहरान जेल। मैं सरेआम कोड़े खाने वाली कमसिन लड़की हूँ, केयर ऑफ स्वाद घाटी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। अब मैं रचना पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण कवियत्री आदरणीय आरती जी को। आरती जी, रचना पाठ शुरू करें। मैंने शुरू में पढ़ी थी। कविता का शीर्षक है एक ऋचा का पुनर्पाठ। वेद, कुछ ऋचाएं हैं वेदों की जिनके आधार पर इन कविताओं को इनका तैयार किया गया है। अपनी बातें कुछ कह रही हैं कविताएं इनके माध्यम से। एक ऋचा का पुनर्पाठ। चिता से उठती चीखों की आवाजें सुन सुनकर आखिर एक दिन उनके कान संवेदना से पसीज उठे और उन्होंने देव भाषा में कहा, ओ स्त्री उठ, जिसकी बगल में तू लेटी है वह कब का मर चुका। उठ, जीवितों के संसार में वापस चल। उठ देव का माँ उठ। वह एहसान से दोहरी तिहरी हो वापस आई। वह वापस आई देवर के लिए, वह वापस आई पुरोहित के लिए, वह वापस आई किसी न किसी पुरुष के लिए। उन्होंने जब जब कहा वह हंसी रोई और गीत गाने लगी। उन्होंने इशारे किए जब वह मर गई, जहर खा, फांसी लगा, बच्चे जनकर और आग में कूद कर गी। इस तरह वह जीवितों की दुनिया में जिंदा रही, इस तरह वह फिर मरी जीवितों की दुनिया में। एक और ऋचा का पुनर्पाठ। सबने अक्षत और फूल लेकर हाथ जोड़े, सबने यानी स्त्रियों ने भी। सबने अक्षत और फूल लेकर हाथ जोड़े, सबने यानी स्त्रियों ने भी। उन्होंने दूसरी ऋचा का पाठ शुरू किया। ओ स्त्री, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम्हारा मन भेड़िए का मन है। सामने बैठी स्त्रियों की देह जड़ हो गई और उनके चेहरे पर भेड़िए सरी के पैने दांत उगाए। पिताओं ने उनकी ओर हिकारत भरी नजरों से देखा और उनकी पकाई रोटियां कुछ भुनभुनाते हुए खाते रहे। बच्चे आए, वे उनके दांतों को छूकर, हिलाकर, ठोक बजाकर देखते और ठहाके लगाते रहे। आखिर में रात के दूसरे पहर पुरुष आए। सबसे पहले उन्होंने उनके नुकीले दांत तोड़े, फिर शरीर का मांस तोला तोला कर पकाया, खाया। वे डकार आने तक खाते रहे। इस तरह एक भेड़िए के मन वाली का यह संस्कार सुबह के रात के आखिरी पहर तक चला। इस तरह एक भेड़िए के मन वाली का यह संस्कार रात के आखिरी पहर तक चलता रहा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। आज हमने 3 हिंदी के रचनाकारों की रचनाएं सुनी, मनीषा कुलश्रेष्ठ, देवयानी और आरती जी की। और ये हमने देखा कि आरती जी की ही कविता से अगर एक मिसरा मैं उधार लूं कि 1/2 दुनिया में जो स्त्रियां हैं उनका अपनी अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए जो आवाज उठाना, जो अपनी रचनाओं में जिस तरीके से, जिस सलीके से वो व्यक्त कर रही हैं, वो एक बड़ा प्रस्थान निर्मित कर रहा है और निश्चित तौर पर ये हिंदी साहित्य को भी समृद्ध कर रहा है, नई बुलंदी तक ले जा रहा है। मैं आप तीनों ही रचनाकारों का साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आदर व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है स्त्रियां किस देश की नागरिक हैं। वे जिन्हें एक घर से दूसरे घर की ओर हाँक दिया गया था, वे जिनके नाम किसी घर के बाहर वाली नेम प्लेट में दर्ज नहीं हैं, वे जिनके मालिकाना हक में नहीं आते, खेत मकान गुम हो जाने पर की अदालत में खड़ी कर दी जाती हैं, वे स्त्रियां किस देश की नागरिक हैं। वे जिनके घर किसी अंधड़ ने नहीं उजाड़े, किसी नदी ने नहीं डुबोया उनका गांव, ऐसा होता तो दर्ज होते उनके नाम किसी न किसी सरकारी रजिस्टर में। वे सब बिना घर बिना गांव वाले स्त्रियां बताओ किस देश की नागरिक हैं।
वे जिन्हें अपने जन्मदिन का जा भी नहीं पता, वे जब जन्मी तो नहीं बने पकवान, सोहर नहीं गाए गए। उन्होंने एक दिन जिद की और पूछा कि वे कब पैदा हुई थी, तो वही जवाब मिला कि शाम के बाद जब रात गहरा रही थी और उल्लुओं ने बोलना शुरू किया था, लड़कियां तभी पैदा होती हैं। बताओ तो भला ये स्त्रियां, ये सभी स्त्रियां नागरिक हैं। तुम्हारे घर भी रहीं, जैसे चंद्रगुप्त के, वैसे अशोक के, जैसे बाबर के, वैसे अकबर के। किसी झोपड़ी, किसी महल, किसी मंदिर मस्जिद के बाहर नहीं खुदे उनके नाम के अक्षर। बेटों के नाम के साथ भी दर्ज नहीं हुए माओं के नाम स्कूल के रजिस्टर में। बताओ, आदि से लेकर आधुनिक तक यह सभी स्त्रियां किस देश की नागरिक हैं? ये स्त्रियां पेड़ हैं, खेत हैं, खजाने हैं जहां कब्जा किया गया। ये सत्ता और सिंहासन हैं जिनके लिए युद्ध लड़े गए। समय ने करवट बदली और दुनिया राजसत्ता की कैद से मुक्त हो लोक सत्ता के नियमों से चलने लगी। और यह अभी भी खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा लगाने वाली और बिस्तर पर खुद बिछ जाने वाली हैं। वे जो दो चार 50 या सैकड़ा भर नहीं, कई लाख और कई करोड़ हैं, कई 100 करोड़ हैं। वे पूरी दुनिया पर 1/2 फैली हुई हैं, फिर भी उनके पास किसी देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। बताओ, आज 21वीं सदी में खड़े होकर ये स्त्रियां किस देश की नागरिक हैं? कभी हमें फिर से भेड़ बकरी बनाओ। नहीं, विद्या पोथियां इतिहास की मकारियां समझकर क्या कर लेंगे, और राजनीति तुम्हारी, तुम्हें ही मुबारक। हम वही चक्की पीसेंगे, धान कूटेंगे, घूंघट काढ़ कर मुंह अंधेरे दिशा फराक हो आएंगे और पीटे जाने पर बुक्का फाड़ कर रो लेंगे। हम हाथ जोड़कर सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और कलावती लीलावती की तरह परदेश कमाने या ऐश करने गए सेठ का जीवन भर इंतजार करेंगे। हम एनीमिक होंगे, फिर भी करेंगे निर्जला उपवास। करवा चौथ तीजा की कथा सुनकर हर साल डरेंगे। अपनी थाली की दाल सब्जी पति पुत्रों को मनुहार कर कर खिलाएंगे। मरते दम तक पैदा करेंगे मनु के साम्राज्य को चलाने वाली जमातों को, और अगले जन्म फिर से वही घर वर पाने की कामना करेंगे। इहलोक इहलोक उहलोक के हिसाब से सब मैनेज कर लेंगे। किटी पार्टी, बीसी, फेसबुक, व्हाट्सएप संभाल लेंगे। हम अपने मन के भीतर खुलने वाला दरवाजा बंद कर उस पर ताला जड़ देंगे। कोई दस्तक नहीं सुनेंगे, कान बंद कर लेंगे, होठ सिल लेंगे। आओ बॉलीवुडिया, टॉलीवुडिया, भोजपुरिया फिल्मों आओ। एकता कपूर की मामियों, मौसियों, भाभियों, सासों, नंदो आओ। पुराने को नई तहजीब में रंग कर लाओ। हमें एक बार फिर से भेड़ बकरी बनाओ। अगली कविता है अच्छी लड़की के लिए जरूरी निबंध। एक अच्छी लड़की सवाल नहीं करती, एक अच्छी लड़की सवालों के जवाब ही सही देती है। एक अच्छी लड़की ना कहते थे एक सवाल है जिन्हें जल्दी से जल्दी हल कर देना चाहिए। दादी कहती पटर पटर सवाल मत किया करो। तो यह तो हुई प्रस्तावना। अब आगे हम जानेंगे कि कौन सी लड़कियां अच्छी लड़कियां नहीं होती। एक लड़की किसी दिन देर से घर लौटती है, वह अच्छी लड़की नहीं रहती। एक लड़की अक्सर पड़ोसियों को बालकनी पर नजर आने लगती है, वह अच्छी लड़की नहीं रहती। एक लड़की का अपहरण हो जाता है एक दिन। एक लड़की का बलात्कार हो जाता है और उसकी लाश किसी नाले, नदी या जंगल में पाई जाती है। एक लड़की के चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है और एक लड़की तो खुदकुशी कर लेती है। क्यों, कैसे, जानने की क्या जरूरत। यह सब अच्छी लड़कियां नहीं होती।
मैं दादी से पूछती, अच्छे लड़के कैसे होते हैं? वह कहती, चुप, लड़के सिर्फ लड़के होते हैं। और वह फिर से शुरू हो जाती अच्छी लड़कियों के गुण बखान करने। दादी की नजरों में प्रेम में घर छोड़कर भागी हुई लड़कियां केवल बुरी बुरी लड़कियां ही नहीं, नकटी, कलंकनी, कुलबोरन होती। शराब और सिगरेट पीने वाली लड़कियां दादी के देश की सीमा के बाहर की फिरंगनें कहलाती थीं, और वे कभी भी अच्छी लड़कियां नहीं हो सकती। खैर, अब दादी पर लोग सिधार गई और नन्ना भी नहीं रहे। फिर भी अच्छी लड़कियां बनाने वाली फैक्ट्रियां बराबर काम कर रही हैं, और लड़कियों में अब भी अच्छी लड़की वाला ठप्पा अपने माथे पर लगाने की होड़ लगी। तो लड़कियों, अच्छी लड़की बनने के फायदे तो पता ही हैं तुम्हें। चारों ओर शांति और शांति, घर से लेकर मोहल्ले तक, स्कूल, कॉलेज, शहर और देश भर में। ये तख्तियां लेकर नारे लगाना, जुलूस निकालना अच्छी लड़कियों के काम नहीं है। धरना प्रदर्शन कभी भी अच्छी लड़कियां नहीं करती। मेरे देश की लड़कियों सुनो, अच्छी लड़कियां सवाल नहीं करती और बहस तो बिल्कुल भी नहीं करती। तुम सवाल नहीं पूछोगी तो हमारे विश्वविद्यालय तुम्हें गोल्ड मेडल देंगे। जैसा कि तुमने सुना जाना होगा, इस विषय पर डिग्री और डिप्लोमा भी शुरू हो गया है। इन उच्च शिक्षित लड़कियों को देश विदेश की कंपनियां अच्छी नौकरियां भी देती हैं। देखो, दादी और नन्ना अब दो व्यक्ति नहीं रहे, संस्थान बन गए हैं। खैर, आखिरी पैराग्राफ से पहले एक राज की बात बताती हूँ। कुछ साल पहले तक मैं भी अच्छी लड़की थी।